Okay, so for today's class, this is our second class for system analysis and design, subject code and course code CSB 1211. Today's class content will study block 2, the system development life cycle, the unit 4, unit 5 and unit 6. Our objective for this course, for these units, first we'll understand the concept of system development lifecycle, identify different phases of system development, understand how organization recognize the need for new system, explain feasibility study and its type, understand stages of analysis, design, implementation and maintenance, understand the role system analyst, explain historical development, identify skill, understand academic and personal qualification, understand different role of system analyst, identify the analyst user interface. Lastly, understand behavioral issue in system development. So, before moving forward, let's understand the definition and scope of system development. So, the process of development and maintaining system क्या है कि हमारे लाइफ में जो भी प्रोसेस है एंड डेवलपिंग द organization and maintaining the system in the organization involve a structured life cycle. हर चीज के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है मेंटेन करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए ना एंड recognitions of need and extent through the stages of impetus for system change. क्या क्या होना चाहिए? Feasibility studies होना चाहिए मेंटेनेंस से पहले और क्या होना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए क्या क्या जरूरी है इसको डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्या प्रोस एंड कॉन्स है ये देखना पड़ेगा एंड डिजाइन करेंगे. देन ओनली विल डिजाइन how based on the feasible studies analysis then we'll proceed with the design. Then implementation करेंगे. Is it the develop software system जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं. Then post implementation जैसे कस्टमर को हम डिलीवर करने के बाद क्या क्या उन लोगों का रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ कि नहीं और उन लोगों को कुछ अपग्रेडेशन चाहिए कि नहीं. जैसे हम फॉर एग्जांपल लाइक व्हेन वी इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन इन आवर फोन तो उसका अपडेट वर्जन हर मे बी 1 ईयर 6 महीने के बाद आता है ना, तो वो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन कहलाएगा. एंड मेंटेनेंस क्या है कि अगर बीच में कुछ एरर आ गया या फिर कुछ सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो उसको किस तरह से हम मेंटेन करते हैं वो देखेंगे इसमें. नेक्स्ट, दिस इज आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल. हम उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SDLC भी बोलते हैं. और व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है पहले ये समझेंगे. दिस इज द प्रोसेस. यहाँ पे क्या है? प्लानिंग करेंगे. सेकंड एनालिसिस. प्लानिंग मतलब फिजिबल स्टडीज है ना, एनालिसिस, देन डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड ये क्या है? इंटीग्रेशन. देन 6 नंबर होता है मेंटेनेंस. सो इसका 6 स्टेप्स होता है. SDLC फेसेस डायग्राम है ये. Then the system development life cycle is a structured process used for planning, creating, testing and implementing information system. So it provides step by step approach होता है और developing system. तो इसका गोल क्या रहता है? मेन गोल है improve system quality, reduce development cost. हमें कॉस्ट फैक्टर भी देखना पड़ेगा व्हेन वी आर डेवलपिंग. ऐसा नहीं कि कॉस्ट बहुत हाई है तो खरीदेगा ही नहीं. सपोज फॉर एग्जांपल लैपटॉप का ले लेते हैं. हमारे बजट में मान लो कि एनी कस्टमर, एनी क्लाइंट, उसका पर्सपेक्टिव के बेस पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली वीक पर्सन कितना एफर्ट कर सकता है एक लैपटॉप खरीदने के लिए, एक मोबाइल खरीदने के लिए. मान लो कि 10,000, 15,000 इस तरह के कॉस्ट. With the cost, balancing the cost and quality, हम उस cost में क्या क्या
मिनिमल जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा हमें कोई भी सिस्टम डेवलप करने से पहले। देन कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, हमारा टाइमलाइन दिया होगा, अगर उसमें हमें टाइम के फाउंडेशन की बेसिस पे कितना कंप्लीट कर सकते हैं और उस टाइम पे हमें कंप्लीट करने की कोशिश करना पड़ेगा। Ensure system meets user requirement, जैसे मैंने बोला अभी अभी कि यूजर रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे भी हमें सोचना पड़ेगा कोई भी सिस्टम को डेवलप करने से पहले। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ SDLC, मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मेन फेजेस क्या क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये पहले जानना पड़ेगा। ये कब जानेंगे? जब हम एनालाइज करेंगे, फिजिबल स्टडीज करेंगे, मार्केट में कैसा रेंज का चल रहा है आइटम, तो प्रोडक्ट का वैल्यू कितना रेंज का ज्यादा खरीदारी हो रहे हैं मार्केट में, ये सब फिजिबल स्टडीज करना पड़ेगा पहले to recognize the need. Impetus for system change. Impetus for system change मतलब जैसे हम रोम बढ़ रहा है, रैम अगर 2 GB का होगा तो उसका प्रोसेसर क्या होगा? थोड़ा वीक होगा। 4 GB का आ रहा है, अभी 8 GB का है, 16 GB तक का भी है, तो उसके बेसिस पे मतलब क्या चेंजेस ला सकता है, क्या कैसा स्पीड होगा, कैसा कॉस्ट आएगा, वो सब देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी अगेन विजुअल स्टडीज आ गया, सिस्टम एनालिसिस आ गया। ये डेवलप करने के बाद हमें देखो सिस्टम एनालिसिस मतलब क्या क्या उसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चाहिए इनबिल्ट, वो देखना है। सिस्टम डिजाइन, डिजाइन मतलब कौन सा, मतलब किस तरह का डिजाइन होगा, मॉडल का साइज कैसा होगा, कैमरा किस पोजीशन में रखने से ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, और जैसे डेटाबेस का भी देखते हैं, स्टोरेज का करेंगे। जब डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कहीं लूप होल तो नहीं है सिस्टम में। तो पहले लूप होल अगर नहीं है तो फिर इट इज रेडी टू बी लॉन्च इन द मार्केट। अगर लूप होल है तो उसको दोबारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके रीचेक करेंगे। और ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया। और मेंटेनेंस जो है, अगर बीच में जैसे आपको फोन का स्क्रीन टूट गया तो क्या करोगे आप? उसको एक रिप्लेसमेंट के लिए या तो फिर नया फोन रिप्लेसमेंट, नया फोन खरीदना कोई मेंटेनेंस का उसमें नहीं आता, लेकिन रिप्लेसमेंट जैसे मान लो कि उसका स्क्रीन का रिप्लेसमेंट या फिर उसको हम सर्विस सेंटर में जैसे लेके जाते हैं ना, तो वो मेंटेनेंस के अंदर में आता है। नेक्स्ट उसका डेवलप एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पे मैंने और भी एग्जाम्पल दिया, जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल है, सपोज मान लो डेवलपिंग ए कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। जो कॉलेज में MIS भी होते हैं, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे है एग्जाम्पल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें क्या क्या है एग्जाम्पल में? आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट, कॉलेज में क्या क्या जरूरी है वो देखेंगे। डिजाइनिंग द सिस्टम, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, और कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स लेके, और फी कितना दिया है, कितना नहीं दिया, ये सब भी। और इस तरह से रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है। उसके अलावा भी और है, जैसे IRCTC जो हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, राइट। सो ये भी एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में उसमें क्या क्या, और जैसे क्या है, Go है एक एप्लीकेशन, और इस माई ट्रिप है। तो वो सब जो है हमारा सॉफ्टवेयर और सिस्टम उसके अंदर में आएगा, एग्जांपल में आएगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एग्जांपल में। नेक्स्ट हम जाते हैं कि जैसे हमने बहुत फेजेस देखा ना यहाँ पे, तो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे उसको क्या क्या कैसे होता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स में क्या होता है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स इज द फर्स्ट स्टेप इन SDLC, मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दिस फेज आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज, दोनों ही। प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करेंगे और अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई करेंगे।
ज्योतिमय, एनी डाउट टिल नाउ? कुछ डाउट है? नो नो मैडम। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो रीजन क्या है इसका? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स का, एग्जिस्टिंग सिस्टम इज स्लो और इनसफिशिएंट। मतलब क्या क्या रीजन है उसको देखने के लिए। और इंक्रीज इन डेटा वॉल्यूम, इंक्रीज इन डेटा वॉल्यूम, मैनुअल प्रोसेस कॉजिंग एरर, नीड फॉर ऑटोमेशन। तो ये जो है हमें पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट और अपॉर्चुनिटीज दोनों में से फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा, इसका रीजन देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स का। ए हॉस्पिटल यूजिंग मैनुअल पेशेंट रिकॉर्ड फेसेस डिले। जैसे हम कुछ भी काम मैनुअली करते हैं तो वो थोड़ा डिले होता है, राइट। और नीड्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे क्या जरूरी है, इसका नीड्स क्या है हमने पहले फाइंड आउट किया, प्रॉब्लम क्या है ना। मैनुअल पेशेंट रिकॉर्ड, मतलब मैनुअल पेशेंट रिकॉर्ड रखने के लिए क्या होगा, डिले होता है, ये प्रॉब्लम फाइंड आउट किया। अपॉर्चुनिटीज क्या होगा, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट सिस्टम अगर लाएंगे तो फिर थोड़ा स्पीड बढ़ सकता है, राइट, इट कैन इंक्रीज द स्पीड। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मतलब नीड्स को कैसे हम देखते हैं, ये समझ में आया इसमें। देन नेक्स्ट है हमारा इम्पेटस फॉर सिस्टम चेंज। इम्पेटस फॉर सिस्टम चेंज क्या होता है, फोर्स और मोटिवेशन फॉर चेंज। कभी कभार होता है कि जबरदस्ती हम थोप देते हैं कि चलो ये नहीं तो वो करना, करने से सही होगा। 1 मिनट है। और क्या है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन चेंज सिस्टम ड्यू टू क्या, किस किस वजह से चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या तो, और इंक्रीज कंपटीशन। कभी कभार मार्केट में ज्यादा कंपटीशन है तो कुछ कुछ का सेल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, नोकिया फोन ना। नोकिया फोन बहुत चला था बीच, मतलब पहले जब वो क्यूपैड के टाइम में, और अभी मतलब वो स्टॉप हो गया जब वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मतलब जमाने में चल रहे थे, जो ऑफिस सिस्टम में जब वो एंड्रॉइड में कन्वर्ट हुआ तो उसका मतलब मार्केट वैल्यू भी खत्म हो गया, राइट। एंड्रॉइड अभी क्या चलता है, एंड्रॉइड आईओएस जो आईफोन का है वो सब ज्यादा डिमांड में है, मतलब पीपल का क्या है, मतलब लोग उसको प्रिफर कर रहे हैं। तो वो इंक्रीज इन कंपटीशन हो गया, इसलिए कि उसका क्या बोलता है, मार्केट में विजिबिलिटी ही खत्म हो जाता है। और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ जो है उस वजह से चेंज आ सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी चेंज आ सकता है, और कस्टमर डिमांड, जैसे मैंने बोला अभी अभी लोग एंड्रॉइड या तो फिर आईफोन प्रिफर कर रहे हैं तो फिर वो कस्टमर डिमांड में आते हैं। और पॉलिसीज जो होता है कि नहीं, मतलब इस फोन में गवर्नमेंट पॉलिसीज में चालू कर दिया कि इस फोन में इतना इतना मतलब होने से मार्केट वैल्यू ये होना चाहिए, तो उस वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए रिटेल स्टोर adopts point of sale मतलब POS सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव बिलिंग स्पीड। यहाँ पे एक बिलिंग स्पीड का एग्जांपल दिया है, इंस्टेड ऑफ मैनुअली यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बिलिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है मेनली, इट डिटरमाइंस वेदर द प्रपोज सिस्टम इज प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल। मतलब कुछ प्रपोज कर रहे हैं हम, कोई भी, अगर सपोज मान लो कि तुम दोनों को एक प्रोजेक्ट दिया गया, तो प्रोजेक्ट के लिए पहले तो प्रपोज करना पड़ेगा। कुछ भी प्रोजेक्ट, मान लो कि विलेज का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर हुआ तो उसको पहले प्रपोज करना पड़ेगा।
प्रपोज करने के लिए तुम्हें तो उसका गैप देखना पड़ेगा ना, व्हाट इज द नीड्स टू प्रपोज दिस प्रोजेक्ट। तो पहले उसका रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा, क्या कमी है देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स देखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन प्रपोज। अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, राइट? सो इन एवरी मतलब इन एवरी सिचुएशन कुछ से कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, और ये करने से वो सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो ये क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब यही है, प्रपोज सिस्टम इज प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल। कितना बेनिफिशियल होगा अगर ये करने से, जैसे मान लो तुम लोग एग्जाम ये बीसीए कोर्स करने से कितना प्रॉफिट हो रहा है तुम लोगों को, तो मतलब आपने कुछ सोचा होगा ना कि बीसीए जॉब में है, बीसीए करने से आपका क्या बेनिफिट होगा, ये सोच के ही तो आपने इस कोर्स को लिया ना। तो सेम चीज है फिजिबल स्टडी का एग्जांपल। इसका क्या है, इट हेल्प्स मैनेजमेंट डिसाइड वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। देन फिर आपका प्रपोज मेथड के हिसाब से मैनेजमेंट सोचेगा वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इवैल्यूएट कॉस्ट एंड बेनिफिट। कॉस्ट एंड बेनिफिट भी देखना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रपोज कर दिया लेकिन उसमें तुमने बहुत हाई डिमांड ऑफ कॉस्ट दिखा दिया तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा ना। तो एक लिमिट होता है हर चीज के लिए प्रपोज करने के लिए। आइडेंटिफाई द टेक्निकल रिक्वायरमेंट। अगर आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट बहुत हेवी है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। एंड डिटरमाइन ऑपरेशनल सक्सेस। कितना सक्सेस होगा अगर ये करने से, कितना स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। जैसे अभी चाइल्ड डेवलपमेंट का एग्जांपल लिया, अगर स्कूल में मान लो 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट में से अगर 3 स्टूडेंट भी अगर तुमने डेवलप कर दिया तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी ना, गुड डेवलपमेंट कहलाएगा। अगर उसमें से एक भी मतलब अच्छा नहीं हो पाया 5 स्टूडेंट में से, तो फिर कोई फायदा नहीं इस प्रोजेक्ट का, तो वो भी देखना पड़ेगा। और टाइम कितना लगेगा इसको कोर्स, जैसे अभी ये क्या है, टीचिंग में एक आता है ना दीक्षा करके, टीचर को मतलब टीचर का स्किल बढ़ाने के लिए, टीचर कितना क्वालिफाई है, कितना स्किलफुल है, वो लोग अपने जैसे एग्जाम देते हैं दीक्षा में पढ़ के, देन टीचर का क्वालिफिकेशन मेजर करते हैं। तो वो भी एक तरह का डेवलपमेंट का ही फिजिबल स्टडी के बाद कितना बेनिफिशियल है, वो भी एक तरह का एग्जांपल है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का बहुत मतलब टाइप्स है, जैसे यहाँ पे 5 टाइप है। 1 टेक्निकल फिजिबिलिटी, जैसे हमने टेक्निकल का भी इसमें बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या चेक करेगा, चेक्स वेदर रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल। मतलब जैसे फ्रीली अवेलेबल है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। देन एग्जांपल इसका क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्किल पर्सनल। जैसे मान लो कि आपके पास, आपने तो प्रपोज कर दिया कि ये सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन आपको वो रन करना ही नहीं आता, तो क्या फायदा ना, आपको दूसरा क्या बोलते हैं रिसोर्स पर्सन चाहिए होगा उसको चलाने के लिए। तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या वो जो भी रिसोर्स पर्सन आप ले रहे हैं वो उसको सही से चला पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या आएगा, डिटरमाइंस वेदर द सिस्टम इज फाइनेंशियली बेनिफिशियल। ऐसा नहीं है कि आपका डेवलपमेंट कर दिया लेकिन आप पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट भी तो आना चाहिए ना उसके बदले में, तो वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आएगा। जैसे हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो मार्केट में पैसा लगाने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हमें कुछ प्रॉफिट हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का, जैसे आप एफडी का एग्जांपल ले लो, फिक्स डिपॉजिट का, तो उसमें बैंक कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं तभी आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे, नहीं तो क्यों करना है, राइट?
बैंक में भी आप मनी सेव करते हो या फिर डिपॉजिट जब करते हो तो क्या होता है, कुछ फायदा है उसका, कुछ परसेंट जब मान लो कि अगर आपका एक्सपेंडिचर कम रहा और आपने आपका सपोज मान लो कि 1 लाख का डिपॉजिट है, मतलब नॉर्मल अकाउंट में आपका 1 लाख का डिपॉजिट है तो उसमें क्या इंटरेस्ट देता है 2.5, तभी तो आपको डिपॉजिट करने के लिए एनकरेजमेंट मिला ना। तो वो सब है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आएगा ये। और इसका दूसरा एग्जांपल भी है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जैसे आपने पैसा लगाया कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट में तो कितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में क्या आता है, चेक्स वेदर द सिस्टम विल वर्क इफेक्टिवली इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हम प्रोपोज मेथड को इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो सही से काम करेगा या नहीं, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ देना पड़ेगा, कंप्लीट करने के बाद वो इफेक्टिवली कंप्लीट होगा कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, विल एम्प्लॉय एक्सेप्ट द न्यू सिस्टम। सपोज मान लो कि आप जॉब कर रहे हैं, आपका सिस्टम में कुछ रूल अप्लाई हुआ, लेकिन रूल अप्लाई होने के बाद वो इफेक्टिवली काम करेगा कि ये नहीं, ये तो जब चालू होने के बाद ही पता चलेगा ना। तो वो एक क्वेश्चन रहता है इसमें ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में। नेक्स्ट हमारा फोर टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी है। लीगल फिजिबिलिटी, एंश्योर सिस्टम फॉलोज लॉज एंड रेगुलेशन। ऐसा नहीं कि कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन दे दिया, नहीं, मतलब लॉज एंड रेगुलेशन में जो अप्रूव होना चाहिए वो लीगली भी अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आपने कुछ स्टोर किया तो उसका तो कुछ रूल्स एंड लॉज होगा ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। और शेड्यूल फिजिबिलिटी क्या होता है, डिटरमाइंस वेदर द सिस्टम कैन बी कंप्लीटेड विद इन द रिक्वायर्ड टाइम। मैंने पहले बोला शेड्यूल फिजिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी यहाँ पे मैंने इमेज दिया है, ये इकोनॉमिक, ऑपरेशनल, शेड्यूल और मार्केट फिजिबिलिटी, ये भी टाइप्स जिस फिगर के तौर पे यहाँ पे दिखाया। नेक्स्ट, सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट्स प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट। सपोज आपके पास एक फोन है अभी जो आप यूज कर रहे हो ना, तो आप उसको एनालाइज करोगे कि सपोज मतलब कभी कभार ऐसे अचानक शट डाउन हो गया तो आपका कुछ प्रॉब्लम है ना सिस्टम में, तो आप उसको एनालाइज करोगे, देन उसका रिक्वायरमेंट को जानोगे कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, या तो फिर मेरा हार्ड ड्राइव का प्रॉब्लम है या नहीं है। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करना या एनालाइज करना को सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई सिस्टम रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंड करंट प्रोसेस एंड डिटरमाइन सिस्टम इम्प्रूवमेंट। एक्टिविटीज क्या होता है, और भी है इसका एक्टिविटीज सिस्टम एनालिसिस में। कहीं किसी और पर्सन को भी सेम प्रॉब्लम तो इश्यू नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इंटरव्यूइंग यूजर्स, कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जर्विंग ऑपरेशंस एंड एनालाइजिंग द डेटा फ्लो। मतलब अगर बहुत सारे लोगों का सेम इशू हो रहा है तो फिर उसका सिस्टम डेवलपमेंट में ही कुछ गड़बड़ है ना। एग्जाम्पल यहाँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बाय स्टडिंग हाउ बुक्स आर इश्यूड एंड रिटन। तो ये भी एक मतलब स्टडी ही है, एनालिसिस ही है, मतलब किस तरह से बुक इश्यू हो रहा है एंड रिटर्न हो रहा है ना। नेक्स्ट है सिस्टम डिजाइन। डिजाइन इसमें क्या करते हैं, सिस्टम डिजाइन कन्वर्ट्स रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एनालिसिस। डिजाइन कैसे करेंगे, जब एनालिसिस कंप्लीट होगा तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होगा ना, कुछ प्रॉब्लम फैक्टर मिलेंगे हमें, तो उस बेसिस पे हम उसको और भी एनहेंस करने की कोशिश करेंगे, तो ये सिस्टम डिजाइन होता है। देन इसीलिए नया मॉडल आता है ना फोन का, iPhone 4, iPhone 3, iPhone 5 ऐसे करके, मतलब नया जनरेशन का मॉडल आता है, देन
वो सिस्टम एनालिसिस के बाद सिस्टम दूसरा डिजाइन आता है। देन टाइप्स ऑफ डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन होता है और फिजिकल डिजाइन होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ डिजाइन क्या क्या होगा, डेटाबेस डिजाइन होगा, इनपुट डिजाइन होगा, आउटपुट डिजाइन होगा, यूजर इंटरफेस डिजाइन और सिस्टम आर्किटेक्चर। एग्जांपल, डिजाइनिंग लॉगिंग पेजेस, डेटा टेबल्स एंड रिपोर्ट्स। मैंने तो और भी एग्जांपल दिया, लेकिन तुम ये भी देख सकते हो, लॉगिन पेजेस, database table and reports for a student management system. Implementation, दूसरा पॉइंट, phases जो है SDLC का, implementation is the stage where the system is actually developed and installed. ठीक है, steps क्या होते हैं इसका, coding, testing the system, installing software, training user। मतलब जैसे नए यूजर मैनुअल करके हमें मिलता है ना, तो वो ट्रेन करते कि कैसे यूज करना है। और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है, डायरेक्ट कन्वर्जन होगा, पैरेलल कन्वर्जन होगा, पायलट कन्वर्जन एंड फेज कन्वर्जन। इन डिटेल ये आप लोग देख लेना। और फॉर एग्जांपल, इंस्टॉलिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर इन ए कंपनी, जैसे ये लॉगिन का, ईआरपी मतलब लॉगिन एंड लॉग आउट का सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन द सिस्टम इज इवैल्यूएटेड टू इंश्योर इट वर्क्स करेक्टली। जैसे मैंने पहले भी बोला, वो सही से काम कर रहा है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, देन मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, करेक्टली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, जानने के लिए क्या क्या होगा, प्रॉब्लम देखना पड़ेगा, इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, इवैल्यूएट यूजर सेटिस्फेक्शन, यूजर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं प्रोडक्ट से, checking if the online payment system works properly during heavy traffic, ये भी एक एग्जांपल है। और मेंटेनेंस क्या है, refers to modifying the system after implementation। जैसे हम पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन देखने के बाद अगर कुछ एरर आया या फिर कुछ डिफेक्ट आया, लूपहोल आया, तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो उसका टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस क्या है, 4 तरह का होता है। करेक्टिव, करेक्टिव मतलब फिक्स एरर को फिक्स करना है ना। एडेप्टिव मतलब एडजस्टिंग टू एनवायरनमेंट चेंजेस, जैसे समर में किस तरह से रन होगा, विंटर में किस तरह से रन होगा, ये एडेप्टिव। और परफेक्टिव मतलब इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस जो है परफेक्टिव के अंडर आएंगे। और प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंटिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स, जैसे बाद में सेम प्रॉब्लम सेम इश्यू ना हो, इसको प्रिवेंट करना। एग्जांपल, अपडेटिंग मोबाइल बैंकिंग ऐप टू ऐड यूपीआई फीचर, ये भी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, यूनिट 5, हु इज द सिस्टम एनालिस्ट। हाँ, सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, ये system analyst is a professional responsible for studying organizational problem, designing computer-based solution, and communicating between user and programmer. Rule क्या है इसका, bridge between business needs and technical solution. और एग्जाम्पल यहाँ पे, इन हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनालिस्ट गैदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम डॉक्टर एंड स्टाफ, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरी है, ये देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा देखेंगे। आर यू गेटिंग बोर्ड? चिट्टू, बोर हो रहे हो क्या? नहीं बेटा। You can understand now. If you have any doubt in between, just tell me. Okay. ठीक है, तो हम ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसमें छोटा छोटा करके दे रही हूँ, so that we can complete our syllabus ना। You go through your SLM, अच्छे से देखना SLM में, उसमें डिटेल दिया हुआ है। और एग्जाम पर्पस के लिए हमें जो मेन कॉमन पॉइंट है मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, so it will be easy for you to understand। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या है, सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, डेवलप विद द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जैसे अभी हमने क्या देखा, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर जनरेशन देखा ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। क्यों जनरेशन आया, बिकॉज बेस्ड ऑन द डिमांड हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज करना पड़ता है, बिकॉज इट्स डिमांड, क्या बोलते हैं, डिमांड द रिक्वायरमेंट भी चेंज होता रहता है।
बेस्ड ऑन द चेंजेस ऑफ ईयर और टाइम, है ना। तो रिक्वायरमेंट चेंज होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रोथ के हिसाब से मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। तो स्टेजेस क्या होते हैं, अर्ली डाटा प्रोसेसिंग इरा कब हुआ था, 1950s टू 1960s में हुआ था। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मतलब इरा चेंज हुआ तो फिर ये दूसरा चीज आया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो कब तक हुआ था, 1970s में स्टार्ट हुआ था, 1980s तक। देन नेक्स्ट क्या आया, मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम आया, 1990s टू प्रेजेंट, मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल देख लेना क्या क्या है। इनिशियली एनालिस्ट फोकस ऑन टेक्निकल प्रोग्रामिंग, ठीक है, बट नाउ दे फोकस ऑन बिजनेस सॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। पहले तो सिर्फ टेक्निकल प्रोग्रामिंग में फोकस करते थे कि ये प्रोग्रामिंग करने से ये होगा, ये आउटकम होगा, लेकिन अभी क्या होगा, बिजनेस सॉल्यूशन। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप क्या हो रहा है, जैसे लॉगिन का एप्लीकेशन, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि बायोमेट्रिक का हो गया है अभी, लॉग इन एंड लॉग आउट का, तो वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल में आ सकता है। नेक्स्ट, द वॉर एफर्ट। द वॉर एफर्ट क्या होता है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, मतलब क्या चेंजेस हुआ ना उस वॉर की वजह से, कंप्यूटर्स वर यूज, मतलब क्यों, मतलब उसमें क्या जरूरतें हुआ, मतलब फॉर द कंप्यूटर क्या मतलब जरूरतें पूरा किया ना। कंप्यूटर वर यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू में। और कौन सा कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम तब यूज हुआ था, बैलिस्टिक कैलकुलेशन यूज हुआ था, रडर सिस्टम यूज हुआ था। बिकॉज रडर सिस्टम मतलब जैसे हम फॉर एग्जांपल बॉर्डर मूवी में देखा, वो लोग ऐसे लोकेशन ट्रैक करते हैं ना, कहाँ पे जेट लगाया है, किस एरिया में फाइट हो रहा है, तो क्या होता है वो रडर सिस्टम से होता है। मतलब ऐसे नेगेटिव विजुअल में हमें दिखाई देगा कि किस एरिया में, जैसे हम जीपीएस यूज करते हैं ना, वो भी काइंड ऑफ रडर सिस्टम है, जिसमें हम शेडो नेगेटिव विजुअल में दिखाया जाता है। तो उस टाइम पे भी वर्ल्ड वॉर टू में ये रडर सिस्टम यूज हुआ था टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द एनिमी, है ना। और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जैसे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ फूड प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना। वर्ल्ड वॉर टू में क्या हो रहा था, लॉजिस्टिक सिस्टम में जैसे जीपीएस का एक चिप्स लगा दिया, और क्या हुआ कि रेस्टोरेंट किस जगह पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, भूखे मर रहे थे, तो उस टाइम पे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट भी बहुत काम आया। एंड दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर प्रोफेशनल, मतलब वहां पे मतलब जैसे अभी कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके लिए भी हमें और डिमांड होता गया तब उस टाइम से। तो हु कुड एनालाइज एंड डिजाइन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सो जो एप्लीकेशन बना सके और भी मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बना सके, इस तरह का डिमांड ज्यादा बढ़ते बढ़ते गया। दिस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम एनालिस्ट एज ए प्रोफेशन। तब से ये सिस्टम एनालिस्ट का एक वर्ड जो है ना वो क्रिएट हुआ है, एंड जरूरत मतलब और भी मतलब जरूरत पड़ने लग गया। नेक्स्ट इज व्हाट इट टेक्स टू डू सिस्टम एनालिसिस, मतलब हमें क्या क्या चाहिए होता है सिस्टम एनालाइज करने के लिए, है ना। टू परफॉर्म सिस्टम एनालिसिस इफेक्टिवली, एनालिस्ट मस्ट प्रोसेस क्या क्या है, टेक्निकल स्किल होना चाहिए, एनालिटिक स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। और टेक्निकल स्किल में क्या क्या आएगा, प्रोग्रामिंग नॉलेज, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग। और एनालिटिक स्किल में प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया, आप आइडिया को किस, आप बोलना ही नहीं आता लेकिन आपके पास बहुत सारे आइडिया है,
तो बोलना ही नहीं आएगा, लिखना ही नहीं आएगा, कम्युनिकेशन स्किल ही वीक है, तो आप कैसे प्रपोज करोगे ना कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले। सो दैट्स व्हाई वी नीड कम्युनिकेशन स्किल। और इंटरेक्टिंग विद यूजर एंड मैनेजमेंट, आप यूजर को कैसे समझाएंगे कि ये सिस्टम इस तरह से काम करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन दिस इज अ लैंग्वेज बैरियर भी एक इफेक्टिव मतलब इफेक्ट होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल में। जैसे मान लो कि मुझे अगर सपोज मान लो कि मुझे कुछ और लैंग्वेज नहीं आती, बट फॉर अस अभी क्या है, हम हिंदी और बाइलिंगुअल में क्लास ले रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश में। आप दोनों को अगर कोई भी लैंग्वेज नहीं आता तो फिर हमारा क्लास इफेक्टिव नहीं होगा ना, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन स्किल का बैरियर में आएगा। और नेक्स्ट आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जो सिस्टम एनालिस्ट का एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में पढ़ा हुआ होना चाहिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मतलब उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और एडिशनल नॉलेज क्या होगा, डेटाबेस सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज उनको आना चाहिए क्वालिफिकेशन। और पर्सनल क्वालिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वालिफिकेशन में लीडरशिप एबिलिटी होना चाहिए और क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होना चाहिए। पर्सनल स्किल क्वालिफिकेशन में गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, पेशेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है कि हम कुछ भी डेवलप कर रहे होते हैं तो बहुत टाइम लगते हैं, तो उसमें अगर आपका पेशेंस नहीं है तो आप उसको काम को ऐसे ही छोड़ देंगे ना, चलो मुझसे तो एक ही बारे में नहीं हो रहा है, छोड़ दो उसको काम, तो क्या हो गया, प्रोजेक्ट फुलफिल नहीं होगा। तो even though you fail 2, 3, 4, 5 times, many times, you should have a patience and adaptability. टाइम के साथ आपको अडेप्ट करना भी सीखना पड़ेगा। एंड टीम वर्क, मेन इज टीम वर्क। अगर आपका सिर्फ अकेले काम कर रहे हो तो वो टीम वर्क मतलब बाकी 4 लोग काम ही नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा, स्लो हो जाएगा, टीम वर्क नहीं होने से स्लो होगा। और फिर क्या होगा, बाकी सारे जो जो तुम्हें आते हैं दूसरे को नहीं आएगा, जो दूसरों को आता है तुम्हें नहीं आएगा, तो फिर टीम वर्क होने से क्या होता है, यू कैन हेल्प ईच अदर एंड ग्रो ईच अदर। ठीक है, एग्जाम्पल, a system analyst must explain complex technical concept to non technical manager। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो फिर आप टेक्निकल कॉन्सेप्ट को नॉर्मल वर्ड में कैसे समझाओगे। जैसे मैं अभी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि नॉर्मल एग्जांपल दे दे के समझा सकूँ ना, तो अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो मेरे पास एग्जांपल भी नहीं आएगा, एक्सपीरियंस। ये क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ता है, व्हेन यू फ्लुएंटली स्पीक एंड आप एक्सपीरियंस करते जाते हो लाइफ में, देन यू गेन मोर कम्युनिकेशन स्किल। एंड मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज नहीं होने से आप क्या समझाओगे, राइट। सो ये सब गुड देखो यहाँ पे लीडरशिप एबिलिटी, पेशेंट, टीम वर्क, गुड कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6, मल्टीफेस्टेड रोल ऑफ एनालिसिस। मल्टीफेस्टेड मतलब क्या है, सिस्टम एनालिस्ट परफॉर्म मल्टीपल रोल, बहुत सारे रोल में काम करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही में। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ टीचिंग नहीं करती, यहाँ पे बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है, कोई भी टीचर हो वो लोगों का बहुत सारा काम होता है, तो मल्टी रूल्स होता है। तो वो भी जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आपका भी मल्टी रूल होगा, तो वो ही सबका ये एक एग्जांपल है सिस्टम एनालिस्ट का। यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं एग्जांपल दिया हूँ कोई भी एम्प्लॉय के बारे में, वो उन लोगों का भी कुछ कुछ एम्प्लॉय होता है जो मल्टी रोल में काम करना पड़ता है। तो उसका क्या क्या रोल होगा, कंसल्टेंट भी होगा, टेक्निकल एक्सपर्ट भी होना पड़ेगा, चेंज एजेंट भी होना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर भी होना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम सॉल्वर होने के लिए आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, वही कम्युनिकेशन स्किल आना पड़ेगा, तो वही है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन of banking software, the analyst coordinates between developer, manager and user। यहाँ पे देखो 3 लोगों के साथ उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल SBI योनो,
जब नए लोग उसको क्या करते हैं वहां पे, जो बैंकिंग के लोग क्या बोलते हैं, पहले तो बैंकिंग जो सॉफ्टवेयर है जो बना के लाए हैं, जब इंस्टॉल करेंगे पहले बैंकिंग पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे, उसको समझाएंगे कि किस तरह से वर्क होता है। देन लेटर ऑन बैंकिंग जो क्या है, पर्सन जो है मैनेजर हो, वो अपने एम्प्लॉय से काम करेंगे और अपना एम्प्लॉय, वहाँ का एम्प्लॉय जो है यूजर को बताएंगे कि किस तरह से यूज होता है। तो ये पैरेलली होगा। एनालिस्ट एज कंसल्टेंट कैसे होता है, प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने अभी बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपर्ट एडवाइस बोलेंगे किस तरह से यूज होता है, किस तरह से करने से ये होगा वो होगा, मतलब प्रोस एंड कॉन्स बताएंगे उसका। एग्जाम्पल है क्लाउड बेस्ड सिस्टम, ये भी एक वो है एग्जाम्पल है। यूजर इंटरफेस एनालिस्ट, यूजर इंटरफेस क्या हो गया, and the analyst act as communication bridge between user and developer, यहाँ पे यूजर एंड डेवलपर के बीच में भी ब्रिज बन के वो काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पे, अंडरस्टैंड यूजर नीड्स, यूजर का क्या नीड्स है वो देखेंगे पहले, अगर कुछ नीड्स रह गया तो उसको नेक्स्ट जनरेशन में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, डिजाइन करने की कोशिश करेंगे ना। ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट इनटू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जैसे रिक्वायरमेंट को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बताएंगे डेवलपर को, देन ओनली दे विल डेवलप इट, बिल्ड इट एंड रीजनरेट इट। एंश्योरिंग द सिस्टम यूजेबिलिटी, यूजेबल होना मतलब सिस्टम यूजेबल होगा या नहीं है ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। और इसका मतलब प्रोसेस जो है ये ऐसा ऐसा होगा, यूजर ये वाइस वर्सा में होगा, सिस्टम एनालिस्ट देन सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर भी वाइस वर्सा में होगा, ये चलता रहेगा एक लूप की तरह, है ना। नेक्स्ट बिहेवियरल इशू जो है वो क्या होता है, यूनिट 6 का एक टॉपिक है ये, मतलब सेक्शन है। सिस्टम डेवलपमेंट आल्सो इन्वॉल्व्स ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसका बिहेवियर भी इन्वॉल्व मेन फैक्टर होता है यहाँ पे। कॉमन बिहेवियरल इशू, रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर तुम्हें चेंज होने का मतलब क्या बोलते हैं, आप अडेप्ट ही नहीं कर सकते किसी जगह में तो फिर वो ग्रोथ नहीं होगा ना। लैक ऑफ यूजर इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पे यूजर इन्वॉल्वमेंट कम है। फिर ऑफ जॉब लॉस, मतलब आप इम्प्रूव नहीं करना चाहते बिकॉज तुम जॉब लॉस हो जाएगा करके ये जो मिल रहा है वो भी नहीं रहेगा, ऐसा सोचोगे तो फिर मतलब बिहेवियरल इशू के अंदर आएगा ये। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो मैंने बताया उसमें गैप होगा तो फिर आप आपका प्रॉब्लम भी नहीं बता पाओगे और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी नहीं बता पाओगे ना, ये बिहेवियरल इशू के अंदर आएगा। हैंडलिंग बिहेवियरल इशू, कैसे हैंडल करोगे, सॉल्यूशन इंक्लूड प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे ट्रेनिंग करना नहीं इस तरह, जैसे हम कम्युनिकेशन स्किल अगर हम कोर्स कर रहे हैं तो उसमें हमारा ट्रेनिंग होता है कि किस तरह से हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए, किस तरह से एल्डर से बात करना चाहिए, ये बेसिक है। जैसे हम बचपन में भी हमें सिखाया जाता है ना पेरेंट्स से कि नहीं एल्डर से इस तरह से बात मत करो, एल्डर का प्रणाम करो, रेस्पेक्ट से बात करो, स्ट्रेंजर से ये मत खाओ वो मत खाओ। दिस इज ऑल्सो लाइक बेसिक बिहेवियरल इश्यू को हैंडल करना। तो यूजर पार्टिसिपेंट इन डेवलपमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन, जैसे किस तरह से बात करने से आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा। ये तो मान लो कि आपने एक कम्युनिकेशन किया, तुम्हारा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने बोला लेकिन तुमने सिर्फ नाम बता के छोड़ दिया, तो उसमें एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा है ना, तो वो वाला। तो कम्युनिकेशन इसमें क्लियर करने के लिए जैसे मान लो कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलने से आप या तो फिर आपके एजुकेशन के बारे में भी इंक्लूड करोगे वहां पे ताकि क्लियर हो कि मतलब सेम नाम से तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, तो फिर आपका फादर नेम या फिर आपका विलेज नेम ये सब इंक्लूड करने से एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाता है। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन के अंदर का एग्जाम्पल बताया। मैनेजमेंट सपोर्ट, किस तरह से मैनेजमेंट यहाँ से यहाँ, मतलब जैसे अगर तुम लोग का एग्जाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं होता ना, तो वो भी एक मैनेजमेंट सपोर्ट है, इस तरह से हैंडल करते हैं बिहेवियरल इशू को। For example, employees are trained before implementing a new payroll system. So,
कुछ भी नया एप्लीकेशन वो यूज करने से पहले, फोन यूज करने से पहले हमें यूजर मैनुअल मिलता है ना, तो उस वजह से किस तरह से यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो प्रैक्टिकली भी हमें दिखाया जाता है कि नहीं यहाँ पे स्क्रीन टच है तो कैसे करते हैं। जैसे आपका घर में भी अगर कोई छोटा या फिर एल्डरली पीपल आपको बोलेंगे कि कैसे यूज होता है, तो फिर आप उसको सिखाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी एक एग्जांपल में ले सकते हैं यहाँ पे। और हमारा क्लास का कंक्लूजन में आगे हम की पॉइंट हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे। SDLC प्रोवाइड स्ट्रक्चर अप्रोच टू सिस्टम डेवलपमेंट, ये सीखा। सिस्टम एनालिस्ट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन सिस्टम सक्सेस, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बोथ टेक्निकल एंड बिहेवियरल फैक्टर अफेक्ट सिस्टम डेवलपमेंट, ये भी हमें कंसिडर करना है। सेल्फ असेसमेंट में ये फ्यू क्वेश्चंस है। डिफाइन सिस्टम, what are the characteristics of system, explain the elements of the system, feedback of in system, define an open system, क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ये ब्लॉक 3 का यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 9 देखेंगे, गो थ्रू करना बिफोर कमिंग टू द क्लास, और तब थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये ईमेल आईडी है ना, इसमें मेरा ईमेल आईडी है, इसमें मेल करना है सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। एनी डाउट सो फार ज्योतिमय? नहीं मेरा समझ में आया सब कुछ? हाँ पक्का? हाँ। तो सिस्टम क्या है ये बताओ। अच्छा, मतलब नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश दोनों में बता सकते हो, बंगाली में भी बता सकते हो। सिस्टम क्या है? एग्जांपल ही दे दो किट्टू। व्हाट इज सिस्टम? डिफाइन सिस्टम। सिस्टम मैडम वो है जो एक डिसिप्लिन है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर, प्रोसेसिंग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। हाँ, और इसमें तो क्वेश्चन नहीं है। SDLC का फेजेस क्या है ये बताओ तो, क्लास में पढ़ाया जो। फेसेस तो बहुत सारा है। कुछ नाम बताओ। जैसे कि रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस, हाँ, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद और ज्योतिमय SDLC का कितना स्टेप्स होता है? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कितना स्टेप होता है? 6। क्या क्या? फर्स्ट सेकंड स्लाइड में ही पढ़ाया था मैंने। प्लानिंग, पहले प्लानिंग होगा, देन ये है ना, डायग्राम भी दिखाया, ये प्लानिंग होगा, प्लानिंग के बाद एनालिसिस होगा, डिजाइन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, देन मेंटेनेंस। ठीक है, ये याद से करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।